नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी ही सही, और क्या होगी मार्केट की रणनीति यहां से आगे, उस पर करेंगे बातचीत और साथ ही आपको बताएंगे कि खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों की तरफ से क्या रुझान बन रहा है। लेकिन मार्केट का हाल पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। 19,843 तक ऊपरी लेवल था जहां पर हम खुले, फिर थोड़ा सा फिसले, अब फिर ये सेकंड अटेम्प्ट है रिट्रेसमेंट का। देखते हैं यहां से आगे मार्केट की चाल कितनी मजबूत हो पाती है। लेकिन 19,800 के ऊपर ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक ज्यादा संभल कर ट्रेड करता हुआ आज के दिन, जहां पर 125 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो में साफ दिखाई देगा कि मिड कैप्स का कंट्रीब्यूशन है। 163 अंकों की बढ़त पर दरअसल इंडेक्स इस समय कर रहा है ट्रेड। अब फटाफट से लेकर आते हैं आपके लिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और साथ ही साथ स्थिति क्या उभर कर आ रही है जब आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स पर नजर डालते हैं, वहां से क्या इंडिकेशन मिल रहा है। फिलहाल ब्रेथ जो है वो तेजी वाले शेयरों के फेवर में इस समय कारोबार करती हुई खरीदारी का रुझान बनता हुआ। लेकिन आज देखिए टेक्नोलॉजी कंपनियां, इन्फोसिस के नतीजे आज शाम को आएंगे, एचसीएल टेक भी उसके बाद अपने नतीजे पेश करेगा। लेकिन साथ ही टीसीएस के नंबर्स जो कल शाम को आए, और मैनेजमेंट ने जो साफ कमेंट्री में कहा है कि माहौल में कोई बदलाव नहीं है, जिसकी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है और नंबर्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आज वो स्टॉक ड्रैग कर रहा है, इन्फी भी नीचे खींच रहा है मार्केट को। एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल की तरफ से भी मुनाफा वसूली, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़े से फोरफ्रंट पर तेजी में। आईसीआईसीआई एक्सिस और मारुति ये दूसरे बढ़ने वाले शेयर हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा तेजी और सबसे ज्यादा मंदी करने वाले काउंटर्स की, जो निफ्टी 50 का हिस्सा है। डिटेल में कार्यक्रम में ऑफ कोर्स टीसीएस के मैनेजमेंट से जो आज सुबह में मेरी बातचीत हुई है उसका एक अंश भी सुनाएंगे। लेकिन पहले खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने कल तक रिटर्न्स क्या बनाए हैं, कमाए हैं, उस पर बात करते हैं। 13% की कमाई के साथ नीरव छेड़ा दरअसल लीड कर रहे हैं टैली को। 4.3% के रिटर्न्स यहां पर रुचित के, और प्रदीप फुटचंदानी करीब 2.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। तो ये है आपके लिए अब तक की तस्वीर। लेकिन यहां से आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उस पर बातचीत करेंगे। आज रुचित हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन नीरव और प्रदीप है और रुचित ने अपना ट्रेड भेज दिया है। तो पहले इस चाल को समझते हैं। एक तो निफ्टी आईटी प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस दोनों बिकवाली की ग्रिप में और निफ्टी आईटी भी दबाव में। निफ्टी आईटी क्या सजेस्ट कर रहा है कि कुछ और वीकनेस को लीड कर सकता है ये? प्रदीप, आपकी क्या एनालिसिस है? तो निफ्टी आईटी में हमने रिसेंटली एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस का फेज देखा, और उसके बाद टीसीएस के फ्रंट पे जो रिजल्ट के और बायबैक के फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया, उसके साथ थोड़ा पुलबैक हम देख रहे हैं। पर हमारा ओवरऑल व्यू निफ्टी आईटी इंडेक्स पे पॉजिटिव है। प्योरली अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स का 34 डीएमए का सपोर्ट 32,200 के आसपास है। मुझे हिसाब से ये जो करंट फॉल है वो वहां पे थोड़ा सा फॉल्ट होना चाहिए और वहां से रिकवरी आनी चाहिए। थोड़ा सा अगर लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव ले तो हम एक चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स आने वाले कुछ एक महीनों में 39,450 के जो टॉप इसने जनवरी 2022 में बनाए थे वहां तक जा सकता है। तो हम अपने क्लाइंट्स को इस डिप में आईटी इंडेक्स, आईटी ईटीएफ्स को एक्यूमुलेट करने की एडवाइस देते हैं। तो डिप्स में आईटी इंडेक्स आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं, फेयर इनफ। लेकिन आज आईटी थोड़ा सा दबाव डाल रहा है, तो इंडेक्स के लिए क्या व्यू बन रहा है नीरव? अर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल, प्रदीप जी ऑल्सो। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो यस्टरडे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में बंद हुआ 19,850 का, और उसके आसपास ही चल रहा है। इम्पोर्टेंटली बैंक निफ्टी ने अपना आज 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। आज अगर क्लोजिंग उसके ऊपर मिल जाती है जो 44,650 के पास में है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में बैंक्स विल लीड दिस रैली, एंड वेरी लाइकली बिकॉज ऑफ बैंक्स निफ्टी विल आल्सो कम अप। तो मेरे हिसाब से बने रहे ट्रेड्स में। अब यहाँ से इंडेक्स भी चलेगा और बैंक्स भी चलेंगे, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइंस मार्केट में वही पढ़ने चाहिए। चलिए, अब आप तीनों के जो ट्रेड्स थे उनमें सबसे ज्यादा कमाई वाले ट्रेड्स कौन से रहे कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। तो रुचित का दरअसल वेल्सपन इंडिया करीब 2% के रिटर्न्स कमा कर गया। नीरव का पेटीएम लगभग 3% तक के रिटर्न्स कमा कर गया। अब सवाल यह है कि आज कौन से नए ट्रेड्स जुड़ेंगे। तो पहले मैं रुचित वाला ट्रेड जो इन्होंने सजेस्ट किया है वो आपको बता दूं।
और फिर हम बाकी जानकारों से बात करेंगे। रुचित के पोर्टफोलियो में वैसे इन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया, तो वो ट्रेड आरसीएफ का अभी भी ओपन है और वेल्सपन इंडिया का भी ट्रेड ये होल्ड कर रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज में इन्होंने आज सुबह में 591 के लेवल्स पर किया है एग्जिट। अब जो नया ट्रेड आ रहा है वो मैं आपको पेश कर देती हूं। इन्होंने अभी अभी हमें मैसेज भेजा है कि एनबीसीसी वो ऐड करेंगे, 73 का टारगेट इनका और स्टॉप लॉस करीब करीब 60 का होना चाहिए। ये वो नया ट्रेड रुचित की तरफ से आ रहा है, 6505 के आसपास कर रहा है कारोबार स्टॉक। एनबीसीसी का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं क्योंकि इस काउंटर में हमने देखा है ऑर्डर विंस धीरे धीरे करके आते हुए दिखाई दिए हैं। अब इन्होंने टेक्निकल आधार पर पिक किया है करीब 4% के गेंस और इनका टारगेट रफली 73 का और स्टॉप लॉस 60 का। तो ये है रुचित का आज का ट्रेड जो नया वाला आना है। दोपहर में अगर ये जुड़ेंगे तो ऑफकोर्स उनसे नए ट्रेड्स लेंगे। अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर, तो उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रदीप का पोर्टफोलियो क्या कह रहा है। एक तो इनका गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट कल बुक किया 370 के लेवल्स पर, साइंट में आपने एग्जिट किया 1715 पर, एसीसी का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। नया क्या जोड़ेंगे आप प्रदीप? इनफैक्ट एसीसी को भी मैंने एग्जिट कर लिया और नए जो ट्रेड में जोड़ना चाहूंगा उसमें पहला जो ट्रेड है वो एरिस लाइफ साइंस है। फार्मास्यूटिकल स्टॉक स्पेस का ये स्टॉक पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आज के शुरुआती कारोबार में कंफर्म कर रहा है। 919 के करंट रेट पे एरिस लाइफ साइंस को जोड़ेंगे, 892 का स्टॉप लॉस रहेगा और 980 के टारगेट्स रहेंगे। 80 के टारगेट के लिए ये फिलहाल तेजी का ट्रेड। एरिस लाइफ 2% 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ 919 का टारगेट और 892 स्टॉप लॉस के तौर पर आप फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक है। प्रदीप का भी एक नया ट्रेड आ गया। नीरव का पोर्टफोलियो देखें तो पेटीएम में आज प्रॉफिट बुक किया है 782 पर और 5 स्टार फाइनेंस के ट्रेड को ये अभी भी कर रहे हैं होल्ड। नया क्या जोड़ रहे हैं आप? या हर्षदा जी, एक्चुअली मेरा भी एनबीसीसी था बट आई थिंक आई गिव अनदर वन। देखिए नोसिल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके अब ऊपर आया है। सो आई बिलीव कि इसमें अच्छा चांस है ऊपर जाने का। 230 के पास में चल रहा है, 255 260 के टारगेट के साथ में आप खरीद सकते हैं। 220 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो 220 का स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर सजेस्ट किया है नोसिल में और आप कह रहे हैं मोमेंटम आएगा 260 तक जा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड। नीरव अपॉलजीज क्योंकि रुचित है नहीं और मैं आपके पास आती और आप दोनों में से कोई अगर एनबीसीसी पिक कर लेता तो फिर हम फंस जाते, इसीलिए मैंने उनका ट्रेड पहले ले लिया है। लेकिन आइदर वेज दर्शकों को फायदा मिलेगा, आप लेते या वो लेते एक ही बात हुई। दूसरा ट्रेड नोसिल के साथ कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली आई लाइक टू वेट। देखिए मेरे हिसाब से मार्केट ने काफी अच्छा रिवर्सल दिखाया है इंट्राडे में। अगर अभी कल का टॉप भी ब्रेक हो जाता है तो काफी अच्छा बाइंग आ सकता है, प्रोबेबली अच्छा मोमेंटम मिल सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में लेटर हाफ में, तो तभी जोड़ना चाहूंगा। तो सेकेंड हाफ में अगला ट्रेड आएगा। प्रदीप आपका क्या इरादा है? मैं दूसरा ट्रेड जोड़ना चाहूंगा और इंफ्रा स्पेस का एनसीसी नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी ये ट्रेड रहेगा। स्टॉक में आज शुरुआत का कारोबार में देखें तो ऑलरेडी जो कल के वॉल्यूम से उससे 2 गुना से ज्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अपने आर्मी चार्ट्स पे। 164.30 के लेवल पे इसको जोड़ना चाहेंगे। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट ये रहेगा 157 का, जिसका मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा और 185 के इसमें टारगेट रहेंगे। 185 का टारगेट एनसीसी में आप दे रहे हैं। स्टॉक देखिए करीब 5% के गेंस पर और एनसीसी ने भी हाल ही में कई सारे ऑर्डर्स बैक किए हैं। इनफैक्ट कई इंफ्रा कंपनियां अच्छी खासी ऑर्डर बुक पोजीशन पर बैठी हैं और कई सारे जानकार चाहे वो फंडामेंटल बेसिस पर हो या फिर टेक्निकल बेसिस पर इंफ्रा कंपनियों पर अब फोकस कर रहे हैं। तो 185 का टारगेट एनसीसी पर और 137 का स्टॉप लॉस आप लेकर चलेंगे। चलिए ये ट्रेड्स आ गए हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रैप में लेकर आऊंगी कि क्या ट्रेड्स का फायदा बनता दिखाई दिया है, लेकिन साथ ही टीसीएस की दूसरी तिमाही पर कमेंट्री क्या इंडिकेट कर रही है, क्या टर्न अराउंड में समय लगेगा, इस पर इनफैक्ट डिटेल में मैंने बातचीत की कंपनी के चीफ एचआरओ मिलिंद लक्कड़ और साथ ही कंपनी के सीएफओ समीर सक्सेरिया से। ब्रेक के बाद उस इंटरव्यू को आपको दिखाएंगे।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं। टीसीएस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि दूसरी तिमाही के जो नतीजे हैं वो मिले जुले रहे। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ एकदम सपाट रही। दूसरी तरफ डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इनफैक्ट 3 सालों में पहली बार घटी है। हालांकि मार्जिन अच्छे रहे। मार्जिन इनफैक्ट 110 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं और डील विंस का सिलसिला इनफैक्ट रिकॉर्ड्स ही चल रहा है। लेकिन यहां से आगे कमेंट्री की क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है और क्या वजह थी कि दरअसल कंपनी के कई सालों में डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में गिरावट दर्ज हुई है। इसी पर मैंने बातचीत की कंपनी के सीएफओ समीर सक्सेरिया और साथ ही कंपनी के चीफ एचआरओ मिलिंद लक्कड़ से। हमारे रेवेन्यूज़ जो रुपी टर्म्स में है वो 0.5% का इंक्रीज़ है और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में फ्लैटिश है, पॉजिटिव 0.1%। और अगर हम देखें तो जो फ़िलहाल परिस्थिति है मेनली मैक्रोस को लेके, उससे क्लाइंट्स काफ़ी कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं और ये जो सिचुएशन है वो जनवरी से कंटिन्यू होते आ रही है। सो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, पिछले तिमाही से इस तिमाही में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, सिचुएशन सिमिलर रही है, ट्रेंड सिमिलर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे डील विंस जो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं एंड लास्ट 3 क्वार्टर्स में 10 बिलियन प्लस के डील्स आए हुए हैं इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स। सो जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है ये डील्स में से वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे आ रहा है, बट इन प्रोजेक्ट्स को, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के जो सिनेरियो को देखते हुए वो ऑफसेट कर रहा है। मार्जिन्स एक हाई पॉइंट रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 24% पर, जहां पर लार्जली बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था हल्की सी बढ़त देखने को मिलेगी। 110 बेसिस पॉइंट की जो ग्रोथ आई है, पहले क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है और क्या ड्राइव कर रहा है इस पिकअप को? फैक्टर्स जो ये मार्जिन एक्सपेंशन ड्राइव किया है वो डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन इज द की थिंग। सो हम हमारा यूटिलाइजेशन इम्प्रूव कर सके, प्रोडक्टिविटी ला सके थ्रू इनोवेशन एंड हमने हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट जो है वो फर्दर ऑप्टिमाइज किए। इससे ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स मिले। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो हमारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है जैसे ट्रैवल है और बाकी जो नॉन एम्प्लॉय लिंक्ड एक्सपेंसेस है वो एक क्रिटिकल मास अचीव कर चुके हैं। तो हमने वहाँ पे ऑप्टिमाइज किया और हमको एडिशनल 35 बेसिस पॉइंट्स मिले, जबकि हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना जारी रखा। सो अगर ये लीवर्स देखें, ये लीवर्स अभी भी हमारे पास अवेलेबल है एंड हम उनको कंटिन्यू करेंगे टू गेट ऑप्टिमाइजेशन फॉर इट एंड सब्जेक्ट टू हाउ थिंग्स पैन आउट इन द फ्यू क्वार्टर्स। अगर हमें ग्रोथ वापस मिलती है तो ये जर्नी को हमको एक्सेलरेट ही करेगी ऑन मार्जिन। तो ग्रोथ पर मैं आऊंगी, लेकिन जो एम्प्लॉय कॉस्ट कम था, टीसीएस इज आस्किंग सारे एम्प्लॉयज को टू कम बैक टू ऑफिस, क्या वो कॉस्ट बढ़ा सकता है? और इस स्ट्रैटेजी में जो आपका 25 वाला प्लान था कि 25% आपके एम्प्लॉयज घर से काम करेंगे, वो क्या अब बैक बर्नर पर चला गया है प्लान? जो फर्स्ट ऑफ ऑल 25/25 का बात करूं मैं अगर, तो हमने ऐसा डिसाइड किया है ना, और कि बहुत काफी सोच के कि इतने सारे लोग हमको ज्वाइन किए हैं लास्ट 3 साल में जी। और उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि टीसीएस क्या है, उनकी वैल्यूज का, उनका वे ऑफ वर्किंग कैसा है। और वो सब होता है जब साथ में बैठ के काम करते हैं, वो सब होता है जब कैंटीन में बैठ के सब बात करके अलग अलग चीजें बात करते हैं विच इज आउटसाइड ऑफ वर्क। हाँ, वो कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होगी हमारे लोगों में अगर वो नहीं आए। It is not only about that 8 hours of working. There are a lot of other things which make what TCS is today, right? तो वो सब लाने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि ये बहुत जरूरी है करना। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन ऑन कॉस्ट, से ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो वैसे भी हम लोग पूरा हमारा कॉस्ट जो है वही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ना नहीं है। जितनी भी ग्रोथ हुई थोड़ा सा हमको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है, वो करेंगे हम लोग, उसमें कोई इट्स नॉट मटेरियल। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कॉस्ट मटेरियली। ये भी अगर आप मुझे अंदाजा दे सके कि हायरिंग को लेकर अब प्लान क्या रहेगा, कंसिडरिंग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 6000 कमी देखने को मिली है, तो क्या ये डिमांड का रिफ्लेक्शन है? क्या आपके हायरिंग प्लान्स पर भी इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है, और इट्स अर्ली डेज? अच्छा, ऐसा है ना हर्षदा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर।
ऐसा है कि ऐसा क्वार्टर बाय क्वार्टर नहीं देखना चाहिए इसको, कि हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है बहुत बार कि हम लोगों ने बहुत निवेश किया है कैंपस हायरिंग में, काफ़ी 18-24 महीने से हमने निवेश किया है, उसका फल हमको आज देखने को मिल रहा है। और वही कारण से ऐसा है, और फिर एट्रिशन भी कम हो रहा है। ये सब देख के हमने रिकैलिब्रेट किया हायरिंग, और उस हायरिंग कम हुआ कंपेयर टू जितना एट्रिशन हुआ, तो उसके कारण नेट हेडकाउंट नेगेटिव आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड कम है, डिमांड के कारण, और हम लोग बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन वी आर डूइंग दिस, वी आर जस्ट बेसिकली लुकिंग इनटू दिस फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हाट वी इन्वेस्टेड इन द पास्ट एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट द फ्रूट्स आउट ऑफ इट। और आई वुड अगेन रीआइटरेट दैट वी शुड नॉट लिंक दिस नेगेटिव हेडकाउंट विथ एनीथिंग टू डू विथ मार्केट। ओके, आप डबल डिजिट ग्रोथ इनफैक्ट की उम्मीद है, लेकिन क्या वो FY25 में आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। कंसिडरिंग डील विंस देखने को मिल रही है तो बिजनेस आ रहा है, लेकिन क्या वो ड्राइव कर सकता है 25 तक, FY25 तक फिर से डबल डिजिट ग्रोथ, और सिर्फ TCS ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए? सो अगर हम फिलहाल का जो करंट एनवायरनमेंट देखें, सो अगर वो कंटिन्यू होता है तो सिमिलर थिंग्स कंटिन्यू होगी in terms of macros impacting existing projects and decisions, and they might want to reprioritize other things also if it continues for a longer time. लेकिन अगर सिर्फ जो डील विंस देखें और उसके मद्देनजर अगर हम देखें तो that should give the positive, and hopefully macros also should improve over a period of time. 2 क्वार्टर से ज़्यादा हो चुके हैं जब कि हम ये सिचुएशन देख रहे हैं, तो इट शुड बी इम्प्रूविंग। सो ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, फर्स्ट वी नीड टू डिलीवर FY24, एंड बेसिस FY24 कैसे बनता है और उसका एग्जिट कैसे मिलता है, उस पर हमें FY25 का ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सेक्टोरली या फिर जिन वर्टिकल्स में आप काम कर रहे हैं, कितना पेन अभी भी आपको BFSI में दिख रहा है वर्सेस द लास्ट क्वार्टर्स? मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ग्रोथ देखने को मिल रही है, एनर्जी हैज बीन वेरी वेरी गुड, क्या ये ड्राइव करेंगे, एंड विल BFSI टेक अ बिट ऑफ अ बैक सीट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एज वेल? सो अगर हम सीक्वेंशियली BFSI की बात करें तो सीक्वेंशियली BFSI हैज सीन अ ग्रोथ, लास्ट टाइम नेगेटिव था ओवरऑल, बट अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो वो negative 0.5% है. So we have seen the pain coming through in BFSI in the past few quarters. The other two sectors which were most impacted were the telcos, CMI वाला sector और tech services. वहाँ पे पेन है. जैसे आपने बात किया, मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बिन एन आउट परफॉर्मर एंड हैज़ बिन एन आउट परफॉर्मर क्योंकि हमने मार्केट शेयर गेन्स किए हुए. मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिवली ओवर अक्रॉस वर्टिकल्स it has outperformed, and energy and utilities, as we have carved out, has also gained substantial mass to call it out separately, and वहाँ पे भी mid-teens growth देखा गया है. जनरेटिव AI पर काफी चर्चा हुई है और TCS भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है. किस तरह का ट्रेनिंग पाइपलाइन आप लोगों ने तैयार किया हुआ है, और क्या आपकी पूरी वर्कफोर्स दरअसल AI पर काम करने के लिए तैयार होगी इन द नियर फ्यूचर? 1 लाख लोगों को हमने फाउंडेशनल ट्रेनिंग दिया है, मतलब एंड और पूरा करियर पाथ कैसा होगा डेवलप उनमें से, मतलब कितने लोग नेक्स्ट लेवल कंपनीज में जाएंगे अगले साल, और कैसा बढ़ेगा उनका करियर पाथ, वो भी पूरा लेआउट करके रखा हुआ है. तो इस तरह से हम बेसिकली ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड एवरीबडी शुड नो द फाउंडेशनल स्किल्स अबाउट जनरेटिव AI, बट इट्स अ पिरामिड एंड विल बिल्ड एक्सपर्टीज अलोंग द वे and build a pyramid out. बहुत बहुत शुक्रिया, and I wish you all the very best for the second half. तो TCS का मैनेजमेंट, लेकिन स्टॉक में आज मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है. चलिए फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूं और आपको ओवरऑल रिटर्न्स दिखाएंगे. रुचित ने NBCC नया जोड़ा है, जहां पर इनका टारगेट 73 का, स्टॉप लॉस 60, वेल्समैन कैरी कर रहे हैं 135 के टारगेट के लिए, और RCF में भी 135 का ही इनका टारगेट है. प्रदीप ने ACC से भी एग्जिट किया, तो 2 ट्रेड्स दरअसल इनके आ चुके हैं. ये रुचित के रिटर्न्स, वेल्सपन 3.5% के रिटर्न्स नियरली, 1.5% की कमाई RCF, और NBCC 0.08% के रिटर्न देता हुआ. प्रदीप का पोर्टफोलियो अब आपके सामने आता हुआ. एरिस लाइफ जोड़ा 980 टारगेट, 892 स्टॉप लॉस. NCC आया है 185 का टारगेट, 137 का स्टॉप लॉस, और रिटर्न्स यहां पर एरिस फ्लैट एंड 0.27% के रिटर्न्स NCC दे रहा है. नीरव ने एक जगह खाली रखी है,
नया ट्रेड है नोसिल, 260 का टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस, और 5 स्टार फाइनेंस ये कल जोड़कर गए हैं, 850 का टारगेट है। यहाँ पर 5 स्टार लगभग 1% की कमाई करता हुआ और नोसिल 1 से 1.5% से ज्यादा का इजाफा दिखा रहा है अपने रिटर्न्स के लिहाज से। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपके सामने। नीरव 16.5% के रिटर्न्स पर, 8% से ज्यादा के रिटर्न्स अब्रुचित के, और लगभग 2.5% के रिटर्न्स के आसपास ही प्रदीप होतचंदानी है। यह है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा तो वो हम चैनल पर 1 बजे रिकैप में दिखाएंगे मिड कैप मंत्र के साथ, और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो तमाम डेटा शेयर भी होगा। वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।